अस्सलाम वालेकुम जी। सो द डेट इज़ 29 सितंबर और टास्क है आपका थीसिस स्टेटमेंट 2 और टॉपिक है अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू रीड लेकिन वेरी इजी टू राइट। ज़रा सा टॉपिक को पढ़िए। कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट मूव टुगेदर इन पाकिस्तान, और आगे क्वेश्चन मार्क है। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट मूव टुगेदर इन पाकिस्तान। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। उर्दू में अगर इसकी तर्जुमा करें तो क्या आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में नहीं चल सकते पाकिस्तान में, कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है। तो जल्दी से क्या करेंगे, हम अपने वही वाले स्टेप्स जो हमने पिछली क्लास में सीखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है उसमें थीसिस स्टेटमेंट 1 पड़ी होगी, आप वो देख सकते हो। तो उसमें स्टेप 1 क्या है जी, हमने जल्दी से क्या करना है, मेजर जो थीम इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई कर देना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का थीम इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक ग्रोथ का। और उसके बाद आपने भूलना ये नहीं है कि यहाँ पे किसका जिक्र है जी, पाकिस्तान का जिक्र है। नॉट द वर्ल्ड बट पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिक्र है। तो कोई ऐसी एग्जाम्पल, कोई ऐसी केस स्टडी, कोई इस तरह की कोई चीज़ ऐसी आपने ऐड नहीं करनी जो कि पाकिस्तान से हट के आपको यहाँ ले आए। आपने कोशिश करनी है कि रेलेवेंट टू द टॉपिक रहें और पाकिस्तान का जिक्र करें। तो जी स्टेप 1 क्या, आपने इनको डिवाइड किया इनके अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसमें। और सबसे पहले अगर हम कीवर्ड्स जो मैं आपकी मिन्नतें कर रहा होता हूँ तो वो क्या हैं जी, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के क्या कीवर्ड्स हैं। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस मुल्क में होती है तो क्या होगा वहाँ पे। अगर आपको ये नहीं आता तो ज़रा सा ये सोच लें कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो क्या होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के होने से जो होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होने से वो नहीं होगा ना, सिंपल इज़ दैट। तो ये क्या है जी, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपकी गवर्नमेंट इंस्टेबल होती है, सिविल मिलिट्री रिलेशन के दरमियान हमें टसल देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट रिजीम के चेंज होते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, गवर्नेंस के क्राइसिस, वीक इंस्टीट्यूशंस होंगे, पॉलिटिक्स पॉलराइज्ड होगी। और यार वो सब कुछ हिंट देता हूँ, वो सब का सब जो इस टाइम पे आपके मेरे बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान में चल रहा है वो सब का सब आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है। ये है जी बेसिक। एक बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट उसको ये चीज़ें तो आती होंगी ना। ये सिर्फ क्या है, थोड़े बहुत मुश्किल वर्ड हैं जैसे जुडिशियल, पॉलिटिकल, एथनिक, इंस्टीट्यूशनल, ये तो आपको सीखने ही पड़ते हैं यार। अच्छा, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ऐसा बंदा जो कि इंटरमीडिएट है या एडवांस थीसिस स्टेटमेंट लिखेगा तो वो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा। इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस एंड पॉलिसी डिस्ट्रप्शन, रिडक्शन इन एफडीआईज, ये सो मैनी अदर वर्ड्स जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। वो क्या करेगा, वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा। और ये आपको कहाँ से मिलते हैं, अगर आपका क्वेश्चन हो, अगर आप बिल्कुल ही हाफिज़ हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये जी डॉन न्यूज़पेपर से आप क्या करते हो, इस तरह की वोकैबुलरी उठाते हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आपको समझ आ गई, पहला मेजर थीम जो इन्वॉल्व था ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, हमने इसको डिकोड कर दिया। दूसरा है जी क्या, हमारा गवर्नमेंट का यानी सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है, जब आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फिस्कल पॉलिसीज स्टेबल हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, जीडीपी बेहतर हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो, ट्रेड का इम्बैलेंस ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यही तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और अगर उसी को ज़रा सा एडवांस वेरिएंट देखें तो नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और आपने क्या कर दिया, अपना स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर दिया। आपने वो कीवर्ड्स की जो गेम आपको मैं शुरू से सिखाता आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, उसकी मदद से आपने टॉपिक डिकोड कर दिया। स्टेप 2 आता है इकोनॉमिक ग्रोथ को आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के आमने सामने रखो, उठाओ, यहाँ से इसको किसी तरह लिंक कर पाओ इसके साथ। अगर आप लिंक कर पा रहे हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होने से कैसे नहीं होते ये आपने बताना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि आपका हब होता है किसी भी इकॉनमी का, वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कैसे ग्रोथ नहीं कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसे हैम्पर होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। आपने बैठ के ये ताना बाना क्या करना है, जोड़ना है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। इसके ऊपर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली लेवल का मुश्किल है, इसलिए इन दोनों के दरमियान वो जो ताल्लुक है उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके ऊपर आपके 5 मिनट लग जाएँ, 10 मिनट, एज अ बिगिनर अगर आधा घंटा भी लगता है तो भी मेरी जान कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो ना। अगर आप पहले ही दिन एडवांस थीसिस स्टेटमेंट की गलती करोगे लिखने की, सारी उम्र नहीं सीख पाओगे। लेकिन खुद को अंडरस्टैंड करो, यार अभी मैं बिगिनर हूँ, खुद पे थोड़ा सा रहम कीजिए, इसको इसके साथ आसान तरीन अल्फाज में जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो स्टेप 3 आपका आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या जी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट, सिंपल थीसिस स्टेटमेंट।
और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कुछ ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ। पिछली वीडियो में नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है समझाने की। मैंने आपको कोशिश ये करनी है कि अगर इसको पढ़ें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कीवर्ड्स हिट हुए। जी सर हिट हुए। आपका स्टांस नज़र आया, कैन नॉट को एग्जिस्ट। हाँ जी सर, मेरा स्टांस भी नज़र आ रहा है कि वो कैन नॉट, वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते इन पाकिस्तान। यार हाँ, कीवर्ड्स भी हिट हो गए। उसके बाद मेरा जो स्टांस है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रहा है ना? हाँ जी नज़र आ रहा है। तो क्या मतलब है, मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट का पहला पुर्जा था वो अपनी जगह पे फिट बैठ गया है। उसके बाद मैं छोटे से आगे ग्राउंड रीजंस देने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि एज पॉलिटिकल टर्मोइल डिसरप्ट्स, पॉलिटिकल टर्मोइल डिसरप्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और हिंडर करता है डेवलपमेंट को। बस सिंपल, आसान, सिंपल थीसिस स्टेटमेंट है ना। और क्या लिखेंगे इसमें? आपने सिर्फ SAES की गलतियों का देखा, आपने कॉमा देख लिया, आपने अपना देखा कि स्टांस दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, टॉपिक के कीवर्ड हिट हो रहे हैं, दैट इज़ इट, हो गया ना। थीसिस स्टेटमेंट समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। और क्या चाहिए? थोड़ा सा नीचे आए, ये भी सिंपल है। इन पाकिस्तान कॉमा थोड़ी सी जिसकी ग्रामर अच्छी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। साफ सुथरे अल्फाज में पाकिस्तान हिट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कीवर्ड्स हिट हो गए। आपका स्टांस नज़र आ रहा है कि हाँ जी वो एक सिग्निफिकेंट बैरियर है। इसका क्या मतलब है कि वो आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसी वर्ड को, उसी जो ये छोटी सी फ्रेज़ है, इसी को मैंने अलग अल्फाज में लिख दिया। आगे मैं क्या करूँगा, ग्राउंड रीजंस देने की कोशिश करूँगा। क्या होगा, क्यों होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिग्निफिकेंट बैरियर? किस लिए? क्योंकि ये अंडरमाइनिंग कर रहा है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। रिजल्टिंग, उससे क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन होती है। उससे क्या होता है, जो स्टिफल करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग को। और जब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग स्टिफल होगी इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी की वजह से, जो कि अंडरमाइन करेगा कॉन्फिडेंस को इन्वेस्टर के, तो आपकी कंट्री में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इसने क्या किया, ये 2-3 रीज़न दे के अपनी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिया। और आपने भी यही करना है। आपका स्टांस नज़र आना चाहिए, कीवर्ड सेट होने चाहिए, और उसके बाद आपका जो आपका रीज़न है, एक रीज़न दो, दो दो, तीन दो, अगर सिंपल लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप आगे, सर अब हमने क्या करना है, एक स्टेप आगे आना है, क्योंकि आप सितंबर के महीने में हो, इस टाइम पे आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट्स लिखनी चाहिए। नहीं लिख पा रहे तो कोई मसला नहीं है, ये फेल कभी नहीं करेंगे आपको। लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना 45-50 का स्कोर हो। फॉर दैट आपको क्या है, ये लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट। सेम वही मॉडल के कीवर्ड्स और आपका आर्ग्यूमेंट सामने नज़र आ रहा है। आपका स्टैंड, एज पॉलिटिकल टर्मोइल लीड्स टू इनकन्सिस्टेंट गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस जो है वो इनकन्सिस्टेंट होती है, अंडरमाइन होता है जिससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस, और डिसरप्ट होती हैं इसेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि नेसेसरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आपने 3-4 कीवर्ड्स यूज़ किए ना, जो पीछे आपने यहाँ पे क्या किए हुए थे, वर्ड्स यूज़ किए हुए थे, यहाँ से आपने क्या किए, वो अल्फाज उठाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है जी, यहाँ पे कहीं डेवलपमेंट का जिक्र है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जिक्र है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का जिक्र है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र है, वही उठा के आपने यहाँ पे लिख दिए और खूबसूरती से आपकी थीसिस स्टेटमेंट सुनाई दे रही है। अगेन पढ़िए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन नॉट कोएग्जिस्ट एज पॉलिटिकल टर्मोइल लीड्स टू इनकंसिस्टेंट गवर्नेंस। पहला पॉइंट, इसके ऊपर 1-2 पैराग्राफ मुझे लिखने पड़ेंगे। अंडरमाइंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर मुझे 2-4 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे ताकि मैं बताऊं कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आपका जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसके साथ लिंक्ड है, और कैसे डिसरप्शन इन एसेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करने देते, और मैं बताऊंगा ये कैसे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक हैं। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ये सब नहीं होगा। तो ये एक आपकी थीसिस स्टेटमेंट इंटरमीडिएट होगी। दूसरी पढ़िए, इन पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सेवरली अंडरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन मेरा स्टांस क्लियर है, कोई गुंजाइश नहीं है इस पॉइंट में। अगर आप ये पॉइंट नहीं लिख रहे, कीवर्ड्स हिट करके अपना स्टांस नहीं दे रहे, ख़त्म हो जाएगी थीसिस स्टेटमेंट, वहीं पे क्रॉस आ जाएगा। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। दिस ग्रीन पार्ट इज़ अ फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आगे ये जो है ये आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट डिटर्स इन्वेस्टमेंट, पहली चीज़, डिसरप्ट्स कंसिस्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। दूसरी, एंड एग्जासरबेट्स इशूज़ लाइक इन्फ्लेशन, 1, पॉवर्टी 2, और अनएम्प्लॉयमेंट 3 पैराग्राफ इसके ऊपर, 2-3 पैराग्राफ इसके ऊपर, 2-3 पैराग्राफ उसके ऊपर, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक रिकमेंडेशन का पैराग्राफ, एक कंक्लूजन का पैराग्राफ, 14, 15, 16 पैराग्राफ हो गए ना। तो बस यही एक थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, अनफोल्ड होके आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इन्हीं थीसिस स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, अनफोल्ड करके अपनी आउटलाइन बनाएंगे, और उसी से हम क्या करेंगे, फिर पूरे एसेस भी आपको मैं लिख के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जस्ट कीप प्रेइंग फॉर माय गुड हेल्थ, कीप प्रेइंग कि भाई जैसे मैं आपकी ये कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए और मुझे हिम्मत दें। तो क्या हुआ जी, इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रेडी हो गई। इसमें कोई
गुंजाइश, कोई कमी आपको नज़र आ रही हो, यू कैन कमेंट, ठीक है जी, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, बेहतर आप इससे लिख सकते हो, वंडरफुल। लेकिन अभी क्या होंगे आपके जहन में वो जो आने वाले सवाल थे कि सर ये डिस्टर्ब, सर ये एग्जास्परेट, सर ये यहाँ पे जो आपने डिटर, सर ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, जो प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर में आप सीख रहे होते हो, ये वो हैं। लीड्स का सिनोनिम क्या होगा जी? गाइड्स। लीड्स ना लिखो, गाइड्स लिख दो। डायरेक्ट्स, रिजल्ट्स इन, कॉजेज, ड्राइव्स, ठीक है जी। ये अगर डिस्टर्ब्स की समझ नहीं आ रही तो उसके ये पढ़े हुए, और नहीं समझ आती तो चैट जीपीटी पे जाके कहें कि भाई मुझे लीड्स के सिनोनिम दो, वो आपको ये उठा के दे देगा। और आपका सबसे बड़ा मसला ही तो यही होता है कि आप लोगों से ये चीज़ें नहीं लिखी जा रही होती ना। तो इस तरह अपनी, अगेन पिछली वीडियो में भी मेंशन था, इसमें भी है, अपनी ये वाली लाइब्रेरी एटलीस्ट अपने पास रेडी रखें, जो कि आपको थीसिस स्टेटमेंट, ना सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट बल्कि आउटलाइन, और उसके बाद आपको पूरे एसे में भी काम आती है। यहाँ तक तो काम आसान था, यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्विकली रिकॉल करेंगे, हमने स्टेप को डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर दिया अपने थीम को, पूरे इसको जो टॉपिक है उसको थीम्स में डिवाइड किया, उनके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अपने उनके कीवर्ड्स निकाले, उनको आपस में लड़ाया झगड़ाया। उसके बाद हमने सिंपल से इंटरमीडिएट, और उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे आपके ये जो डिफरेंट सिनोनिम्स हैं आपको काम आ रहे होते हैं। बट नाउ अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो क्या थी कि यार ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट मूव टुगेदर, आया आपने ये सोचा था कि ये टॉपिक किस नोयत का है? क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरी जान कि आपने इसको आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट में लिखना है। ये आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये नहीं है कि आपके ऊपर फ़र्ज़ किया जा रहा है, आपको कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो या एक्सपोजिटरी ऐसे है या डिस्क्राइब करो इसको। आपसे वो पूछ रहा है बड़े अच्छे अल्फाज में, मुअद्दबाना तरीके से कि जी कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट मूव टुगेदर इन पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? जब ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगता है? तो अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मूव कर नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होंगे ना जो कहेंगे सर ये को एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे पता है, मैंने 2-4 केस स्टडीज़ पढ़ी थी जहाँ पे कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी लेकिन इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रहे थे। होंगे ना ऐसे दिमाग फिरे होंगे जो कहेंगे कि सर ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका जी आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके लिए क्या है, बहुत हद तक ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। उसमें आपका जो ओपोनेंट है उसका स्टांस भी बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बाद जो आपका स्टांस है जिसको मैंने यहाँ पे ये ग्रीन में रखा हुआ है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके बाद जो आपका ओपोनेंट जो आपका अपना स्टांस था उसके ग्राउंड रीजंस, ग्राउंड रीजंस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैं इसको एडवांस थीसिस स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि भाई इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर स्लीपिंग, जागिए थोड़ा सा और इसको पढ़िए थीसिस स्टेटमेंट को। ये क्या कहती है? वाइल it is often argued that political instability directly disrupts economic policies and development। ठीक है, ये तो सही बात कर रहा है कि भाई इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू किया जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली डिसरप्ट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट को इन पाकिस्तान। लेकिन वो क्या कर रहा है, हाउएवर का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या आप सिंपल ये भी कर सकते हो, इन पाकिस्तान द प्राइमरी फैक्टर्स इनहिबिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ आर डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इशूज़। अब वो क्या कर रहा है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का स्टांस ले ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई वो तो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि आगे वो एग्जांपल दे रहा है, ग्राउंड रीजंस दे रहा है, इंस्टीट्यूशन की करप्शन, पुअर गवर्नेंस एंड लैक ऑफ इनोवेशन। अच्छा, और दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर क्या करते हैं, कंपाउंडेड बाय अ वीक टैक्स बेस, चौथा रीजन, एंड अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, पांचवा रीजन, हैव फार मोर डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलोन। ओए होए 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 होए, ये तो बड़ा मसला हो गया कि उस बंदे ने तो इतने बेहतरीन रीज़न दे के मुझे तो ये मनवा दिया है कि हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। मसला तो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज़ का है जो कि पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रोक रहे हैं। तो ये है जी क्या, आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अग्री कर सकते हो, यस कर सकते हो और नो कर सकते हो, या आप मान सकते हो उस बात को या नहीं मान सकते। तो जो ऐसे राइटिंग का कोर्स पढ़े हुए स्टूडेंट्स हो मेरे, उसको आपको बहुत अच्छे से पता होगा आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट में आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। लेकिन अगर अग्री करोगे तो आपने जो नो है उनको आगे जाके रिफ्यूट करना है, और अगर आप डिसअग्री करते हो तो यस वालों को रिफ्यूट करना है, इस तरह के रीजंस दे के।
पढ़िए तो सही कितना खूबसूरती से ये थीसिस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टॉपिक से बिल्कुल डेविएट हो रहा है। क्या कह रहा है ये, अगेन एक दफ़ा पढ़ेंगे शायद आपको बेहतर समझ आए। While it is often argued that political instability directly disrupts economic policies and development, however, in Pakistan, the primary factors inhibiting economic growth are deep rooted structural issues। और ये जो वर्ड है वही की वर्ड है, इसको उठा के आपने क्या करना है, आगे उसकी एग्जांपल देनी है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन की करप्शन, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ इनोवेशन। और ये फैक्टर जब कंपाउंड किए जाते हैं टैक्स बेस के साथ और अंडर डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ, तो ये क्या करते हैं, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बड़ा फार मोर डैमेज करते हैं देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलोन। तो ये बंदा गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपने क्या करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बाबू भैया की तरह। यार आप नहीं हो उस काबिल, या मैं नहीं हूँ इस काबिल, या हर कोई बंदा इस काबिल नहीं हो सकता कि वो इस तरह का स्टांस दे। अब ये स्टांस हालांकि गलत नहीं है, ये बेहतरीन है। अगर तो ये एग्जामिनर को पसंद आया तो ट्रस्ट मी कि 70 आउट ऑफ 100 वो एग्जामिनर देगा कि जब वो एग्जामिनर 1000 पेपर चेक कर रहा है, 1000 में से कोई एक बच्चा इस काबिल निकलता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपना जो ट्रेडिशनल वो था ना स्टांस कि हाँ जी दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसके अपोजिट जा रहा है वो बच्चा, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर को क्या लगा कि इस बच्चे ने रिस्क लिया है, रिस्क आपको क्या करेगा, 5 आउट ऑफ 100 पे ले आएगा। तो मेरी सजेशन, अगर एज अ टीचर आप मुझे कहते हैं कि सर आपका क्या सजेशन होगा, मैं कहूँगा कि रिस्क ना लें। अभी आप इस शायद ना काबिल हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ महीनों बाद आप होगे तो ज़रूर लें रिस्क, लेकिन अभी ये एट दिस पॉइंट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, रिस्क ना लें। जो ट्रेडिशनल वे है सारे जिस तरफ जा रहे हैं आप जाएँ ना, टॉपर्स को भी उनकी DMCs उठा के देखें, कहाँ आपको ऐसे में 40/100 यही दिखाई दे रहा होगा, कोई इल्ला माशाल्लाह 45 होगा और सुबहान अल्लाह कोई 50 पे होगा। तो क्या है, रिस्क उसने नहीं लिया था, टॉपर बन गया ना, फर्स्ट से आगे कोई पोजीशन है, मतलब अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, 900 नंबर ले लेते हो, लेकिन क्या है आपका पेपर वही फर्स्ट पोजीशन है, टॉप 20 में आप फॉल कर रहे हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो रिस्क को अवॉइड कीजिए, ये जो ट्रिक्स हैं बाकी पेपर्स में अप्लाई कर दिया करें, यहाँ पे रिस्क ना लें और यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें। ये है जी एडवांस्ड आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें क्या है जी, जिसके एक पार्ट होगा अपोजिट का स्टैंस, जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसका जो रीज़न अगर आप देते हो तो वंडरफुल, नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हाउएवर की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आपका अपना क्या स्टांस है, आपको क्या लगता है, और उसके ग्राउंड रीजंस। तो ये क्या है जी, और आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट है। अब इसको पढ़ें। While some argue that political instability and economic growth can एग्जिस्ट कर सकती हैं। कहाँ पे एकदम जहन में सवाल आता है ना, तुम्हें कैसे लगा कि यार दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। आगे वो बंदा कहता है एज एविडेंस by instances where economies have shown resilience amidst turmoil, कि भाई हमने इस तरह की इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे इकॉनमीज जो हैं, ऑल्दो वहाँ पे क्या था, टर्मोइल था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रेजिलियंस शो की है। हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक कर रहा है। हाउएवर हमसे क्या पूछा गया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, हमसे तो पाकिस्तान को पूछा गया था। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं है कि भाई यहाँ पे इंस्टेबिलिटी भी और इकोनॉमिक भी, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इंस्टेबिलिटी तो दूर दूर का पॉसिबल ही नहीं है। हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो देखें कीवर्ड हिट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान कीवर्ड हिट हो गए, आपका स्टांस यहाँ से शुरू हो गया। In the context of Pakistan, political instability and economic growth cannot effectively coexist। दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मेरा स्टांस ये है। अब उसके मैं रीजंस दूंगा ना, नहीं दूंगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूँ तो क्या क्या इमेज जाएगा कि यार ओपोनेंट के स्टांस को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, अपना स्टांस ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो आपने क्या कहना है, द परसिस्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल डिसरप्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, एसेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडजेक्टिव्स का खूबसूरत इस्तेमाल, एसेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हिंडर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उससे क्या होगा, क्रिएट कर रही होंगी एन एनवायरनमेंट दैट इज फंडामेंटली डिटरमेंशियल, जो कि बुनियादी तौर पर नुकसानदेह है टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्या हुआ जी, अगेन एक दफ़ा, क्योंकि थोड़ी सी ये मुश्किल है, अपोनेंट का स्टांस हमेशा आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट में, पूरे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि आपने अपोनेंट का स्टांस देना है। सो वाइल सम आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन को एग्जिस्ट एज एविडेंस बाय इंस्टेंसेज, ये जो लाइन है इसको अगर आप नहीं लिखते शुरू में, इसको अगर आप नहीं लिखते तो शायद गुजारा हो जाए, लेकिन अगर ये जो ग्राउंड रीजंस हैं ब्लैक में ये नहीं लिखते तो कभी गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अपोनेंट का स्टांस दिया, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जो आउटलाइन होगी और पूरे हम एसेस पढ़ेंगे, उसमें हम ये सीखेंगे कि अपोनेंट के स्टांस को कैसे रिफ्यूट करना होता है, कैसे क्रॉस करना होता है, कैसे इसको मैंने गलत साबित करना है। ये आगे की गेम है, अभी ना परेशान हो, इंशाल्लाह वही बात है, दुआएं कीजिएगा, वहाँ तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। सो However, in the context of Pakistan, political instability and economic growth cannot
इफेक्टिवली को एग्जिस्ट। मेरा स्टांस क्लियर है, कीवर्ड्स हिट हो रहे हैं। रीजंस, द परसिस्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल डिस्टर्ब्स, वही चैट जीपीटी से उठाया हुआ वर्ड, एसेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हिंडर्स, अगेन चैट जीपीटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या करता है, एसेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्टर्ब करता है, हिंडर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो क्या कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल को जो कि फंडामेंटली डिटरमेंशियल है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लेम करना चाहूँगा, चैप्टर 1 जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें ये जो हाउएवर और ये आपने क्या किया हुआ है जी, ये कॉलन सेमी कॉलन का इस्तेमाल, यहाँ पे ये कॉमा का इस्तेमाल, यहाँ पे आपके जो ये इसेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट इज़ फंडामेंटली डिटरमेंशियल, ठीक है जी, फंडामेंटली LY एडवर्ब है, डिटरमेंशियल आपकी खुसूसियत है, एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे चैप्टर 1 के वो जो तरीके हैं हमने सीखे हुए हैं। अगर भूल गए हैं तो चैप्टर 1 की वीडियोस दोबारा देखिए, ठीक है, और उसके बाद ये क्या करें, ये वाली कोशिश करें। दिस इज़ सो ईजी। सो जी, ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने आज क्या सीखा, हमने ये चीज़ें सीखी कि कैसे आपका जो क्या है जी थीसिस स्टेटमेंट है वो दिखाई देता है कैसा, आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। कैन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट मूव टुगेदर, आप हाँ भी करो ना भी करो, लेकिन बाबू राव की तरह रिस्क नहीं लेना, सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिखें और अपने वर्ड्स को क्लियर रखें ताकि स्टांस क्लियरली नज़र आए। एडवांस इंटरमीडिएट लिखें, वर्ड्स की क्लैरिटी वहीं की वहीं रहनी चाहिए, कोई फ्लावरी वर्ड यूज़ नहीं हुआ। ये जो चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं ना, जो आप फिर कह रहे होते हैं कि सर पता नहीं ये लोग कहाँ से करते हैं, ये सामने पड़ी हुई है, ये तरीका भी आपको आज मैंने सिखा दिया है। उसके बाद क्या है जी, एडवांस आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट थी जिसमें क्या था, या तो आप बिल्कुल अपनी वो जो ट्रेडिशनल लाइन से हट जाओगे, लेकिन वही वाली बात है कि अभी रिक्स ना लो बिल्कुल रिक्स ना लो। क्या करो, अपोनेंट का जो स्टैंस है उसको मेंशन करो, ठीक है जी, कहो अपोनेंट इस तरह बिलीव करते हैं, उसका ग्राउंड रीज़न आता है तो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, नहीं आता तो खैर है, लेकिन अपना जो स्टैंस है उसको क्लियर रखो, जिस तरह मैंने ग्रीन किया हुआ देख के दिल खुश हो रहा है ना, और उसके बाद उसके जो ग्राउंड रीजंस हैं उनको क्या कर दो, उनको लाजमी ऐड करो। तो ये थी जी आपकी आज की जो असाइनमेंट 2 जिसमें आपने क्या किया इसके ऊपर लिखा। थैंक यू सो मच जी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, आपका कमेंट सेक्शन हाजिर, और प्लीज़ मुझे ये ना किया करें कि सर हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में यही चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रही थी जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या यूट्यूब पे वही है जो व्हाट्सएप पे पड़ा होता है। सो इसलिए इसी के साथ गुजारा कीजिए, इंशाल्लाह अगले बैचेस जब आएंगे आपको ज़रूर मैं ऐड करूँगा, लेकिन तब तक के लिए इससे फ़ायदा उठाइए ना, फ़ायदा लीजिए और बहुत सारी दुआएं कीजिए। बाकी मी एंड योर प्रेयर्स, गुड प्रेयर्स अच्छे अल्फाज के साथ किया करें, ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। थैंक यू सो मच जी, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।